अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने रिपल टैंक के अगले बकिया हिस्से को डिस्कस करने हैं। इससे पहले हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी रिपल टैंक की। रिपल टैंक की डेफिनेशन ये थी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए और इन वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी कि एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, उसका बॉटम जो है हम ग्लास मटेरियल से बनाते हैं और फिर हम उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर या पैडल को यूज़ करते हैं जिसकी वाइब्रेशन से हम वेव्स को प्रोड्यूस करवाते रहे। फिर हमने नेक्स्ट चल के देखा था कि किस तरीके से हम इन वेव्स को एनालाइज कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर सकते हैं। ऊपर से हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हैंग करवाया था जिसकी वजह से हमने इन वेव्स के अक्स को पेपर या स्क्रीन के ऊपर देख लिया था। बेटे इसके बाद जो बात है वो ये है कि अब ये जो पैदा हो गई हैं वेव्स, इनकी स्पीड किस तरह वेरी करती है, किस तरह चेंज होती है। अब चूँकि ये तो एक मैन मेड फिनोमेना है जिसको हम हाथ से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसकी स्पीड को किस तरीके से हम अप या डाउन कर सकते हैं। तो बेटे स्पीड डिपेंड करती है एक चीज़ पे, बेटे वो है डेप्थ ऑफ द वाटर पे। मैंने आप लोगों को इस बात को समझाने के लिए एक जो है वो प्रैक्टिकल डायग्राम आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। बेटे देखें कि स्पीड को मैंने कहा है कि डिपेंड कर रही है डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर की गहराई पे। बेटे यहाँ पर वही रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसमें हमने पानी को स्टार्ट में भरा था, जिस पानी में हमने वेव्स को पैदा करना था। तो इस ट्रे के एक हिस्से पे मैंने एक वुडन प्लेट को, एक वुडन ब्लॉक को, एक तख्ते को सब मर्ज कर दिया, डिप कर दिया, डबो दिया। तो बेटे साफ ज़ाहिर है इसको डबोने से इस ट्रे की, बेटे ये जो मैंने डॉटेड लाइंस लगाई हैं ये इस ट्रे को हमने अपनी इमेजिनरी कंडीशन बनाने के लिए कि हमने इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है कि इस हिस्से में पानी की गहराई और है और इस हिस्से में पानी की गहराई उस लेवल की नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो वाटर है वो शैलोवर वाटर है, यानी कि कम गहरा है। इस हिस्से में पानी की गहराई ज़्यादा है, इधर पानी की गहराई बेटे क्या है, कम है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो वेव्स पैदा होंगी इस पैडल की मोशन की वजह से, अब जैसे ये वेव इस रीजन में है जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि जो वेव्स पैदा हुई हैं उनमें जो वेव लेंथ है उनकी, यानी कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस है, इसी को हम वेव लेंथ कहते हैं। ये बेटे यहाँ पर लिम्डा वन इसको नाम दिया है, यानी कि यहाँ पर वेव लेंथ ज़्यादा है और वेलोसिटी v1 कह दी है। अब जैसे ही ये वेव्स जो पैदा होकर आगे मूव कर रही हैं, जैसे ही ये वेव्स शैलोवर वाटर के रीजन में शामिल होती हैं, यानी कि जैसे ही ये वेव्स यहाँ से पैदा हुई हैं जो हम स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही ये इस रीजन में एंटर हुई हैं जहाँ पर हमने वो वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, यानी कि जहाँ पर वाटर जो है वो शैलोवर है, यानी कि यहाँ पर पानी की गहराई कम है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि इनके यानी कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि इनके दरमियान की जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो गया है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पर वेव लेंथ है वो कम हो गई है, तो लेमडा वन हम देख रहे हैं वो ग्रेटर है लेमडा टू से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब गहराई पानी की ज़्यादा थी तो वेव लेंथ क्या थी, ज़्यादा। जब पानी की गहराई कम थी तो वेव लेंथ भी क्या हो गई है, कम। तो वेव लेमडा वन जो है वो डेप्थ पानी, जो डेप्थ पानी था वाटर था, उसकी बेटे हमारे पास वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेमडा टू जो शैलोवर वाटर है उसकी वेवलेंथ को शो कर रहा है। अब चूंकि वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा है तो वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि वेलोसिटी भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। इट्स मीन कि v1 ग्रेटर देन v2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीपली वाटर है उसमें वाटर वेव्स की स्पीड ज़्यादा होगी और जो शैलोवर वाटर है वहाँ पर पानी की स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी। बेटे चूंकि गहराई ज़्यादा थी तो गहराई के ज़्यादा होने से वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, वेवलेंथ के ज़्यादा होने से स्पीड भी क्या हो गई, ज़्यादा। इसी तरीके से जब हमारे पास पानी की गहराई कम थी, इसी लिहाज से फिर उसकी वेवलेंथ भी कम होना शुरू हो गई। वेवलेंथ के कम होने से इसकी स्पीड भी डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो यूँ हमने कहा था नतीजे के तौर पर कि स्पीड डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द वाटर पे, लेकिन इसी वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। यानी कि यहाँ स्टार्ट से लेकर एंड तक जो फ्रीक्वेंसी थी वो एज इट इज रही है, उस पर कोई चेंज नहीं आया। बेटे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है सारी वेव्स की इसी तरह होती है जिस तरह की इस पैडल की है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये पैडल अप डाउन हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से यानी कि ये वेव्स भी रहती हैं, यानी कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी
पैडल की फ्रीक्वेंसी के जैसी होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ और स्पीड डेप्थ के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। बट नेक्स्ट हम इसका जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, आज के लेक्चर में हम जो है इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। जी तो बच्चे, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है। यहाँ तक हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, एक डेफिनेशन, दूसरी कंस्ट्रक्शन, तीसरी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। बेटे रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब हम एक बॉल को एक वाल की जो है वो तरफ जब थ्रो करते हैं, तो क्या होता है कि जैसी बॉल वो उस वाल के साथ टकराती है तो फ़ौरन वहाँ से टकरा के हमारी तरफ क्या जाती है वापस, इस अमल को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल एक और तरीके से देखते हैं कि सनलाइट जो हमारे पास आ रही है, उसके सामने अगर हम एक आईना रख दें, शीशा जिसमें हम अपनी अक्स देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, तो बेटे उसमें क्या होगा कि जो सनलाइट आ रही है वो उस आईने में टकराने के बाद दूसरी तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रोशनी किसी और जानिब रिफ्लेक्शन दिखाकर हमें किसी छाँव वाली जगह पर हम यानी कि उस रोशनी की रिफ्लेक्शन को साफ वाज़े तौर पर महसूस भी कर सकते हैं। तो इसी रोशनी के आने और उस दूसरी सरफेस पे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चले जाने का अमल भी रिफ्लेक्शन ही कहलाता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि रिपल टैंक में जो वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन है उसका फिनोमेना यहाँ पर किस तरीके से अक्कर होता है। तो बेटे हमने क्या करना है कि उसी रेक्टेंगुलर ट्रे में जिसमें हमने वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाया है, तो वेव्स जो कि फॉरवर्ड आगे डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हमने क्या करना है बेटे, देखिए जो दोनों मैंने एग्जांपल बताई हैं इनमें एक बैरियर है। जैसे कि बॉल को फेंका था तो बॉल के रास्ते में रुकावट आई थी दीवार, जिसमें टकराने के बाद वो पहले मीडियम में वापस आ गया था, तो एक बैरियर हो गया। दूसरी एग्जांपल में हमने बात की है कि जो सनलाइट आ रही थी तो उसके आगे रास्ते में हमने एक रुकावट रखी, आईना, मिरर, तब रिफ्लेक्शन अकर हुई है। तो समझ क्या लगी है कि रिफ्लेक्शन के मामले में हमें यहाँ पर एक हर्डल, एक बैरियर लगाना लाजिम है। तो यहाँ पर भी हमने यही काम करना है कि उसी रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हम एक रुकावट रखेंगे, एक हर्डल रखेंगे, उससे टकराने के बाद वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन की प्रोडक्शन हम देख सकेंगे। तो बेटे देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि रिपल टैंक में वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगी। बेटे मैं आप लोगों को बता रहा था कि रिपल टैंक के अंदर हम एक हर्डल रखेंगे, एक रुकावट को जो है वो डिप करेंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने ये वाटर वेव फ्रंट जो है वो हमारे सामने है, जो कि स्ट्रेट वेव फ्रंट हमारे रिपल टैंक में पैदा हुई थे। इनके सामने मैंने एक खास एंगल के ऊपर एक वुडन प्लेट या वुडन बॉक्स समझ लें, एक हर्डल मैंने जो है वो रख दिया है। अब बेटे क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं वेव्स की सूरत में, जैसे ही ये इस जो है वो बैरियर के साथ टकराएंगे, तो एग्जैक्टली उसी तरीके के साथ जब एक बॉल दीवार के साथ टकराने के बाद वापस आ गई थी, इसी तरीके से जब ये वाटर मॉलिक्यूल इस हर्डल के साथ जो है वो टकराएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, ये बाउंस बैक कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक से कर जाएंगे, यानी कि ये खास एंगल पे जो है वो स्कैटर हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तो बेटे किस तरीके से होगा कि ये इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो पहले वो वेव आ रही थी, जब इसके बाद टकराएगी तो जिस एंगल पे ये आ रही थी उसी एंगल पे ये वापस जो है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी तरीके से जो यहाँ से आ रही थी उतने ही एंगल पे वो यहाँ पर मुड़ जाएगी। बेटे याद रखें कि हमने ये भी श्योर करना है कि जो रिफ्लेक्शन है उसका एक लॉ है जिसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जहाँ पर भी हमने रिफ्लेक्शन को चेक करना हो तो हमें ये श्योर करना होता है कि जहाँ पर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो हमारे पास रूल्स हैं वो ओबे कर रही किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो बेटे यहाँ पर भी हमने इस बात को लाजमी मेंशन करना है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो बेटे देख लें कि जब रिफ्लेक्शन होती क्या है कि एक मीडियम से एक चीज़ आ रही है, हम एक वेव की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास एक जो है वो सरफेस है, ये हमारे पास एक मीडियम है। तो यहाँ से एक रे की जो हमारे पास रे है वो आ रही है, जिसको यहाँ पर मैंने ये रेड लाइन में आपको सामने डिजाइन कराया। जैसे ही ये इस लाइन के ऊपर टकराई है, यानी कि ये हमारे पास सरफेस है एक्चुअली, तो ये इधर टकराने के बाद उसी एंगल के साथ वापस मुड़ गई है। तो बेटे यहाँ पर एक लाइन इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन या टेंजेंट लाइन भी कहा जा सकता है। तो बेटे ये जब इसके ऊपर ड्रा करवाएंगे तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इस लाइन का एंगल चेक करना है। इस सरफेस के अलोंग यहाँ पर ये एंगल हम चेक नहीं कर सकते, इस तरीके से ये वाला एंगल भी गलत कंसीडर किया जाएगा। हमने इस
जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसका एंगल हमने नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट से हमें चेक करना है। तो नॉर्मल लाइन के रिस्पेक्ट से इसका एंगल ये बनता था, इसको मैंने आई के नाम दे दिया है, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसका भी मैंने नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाया उसको मैंने आर का नाम दे दिया है, इट्स मीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमें क्या बताता है कि I इक्वल्स टू आर, इट्स मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटे एक बात, इसका एक रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस मीडियम से ये इंसिडेंट रे आ रही थी, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी मीडियम में जानी चाहिए। ये दो रूल ओबे करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि रिपल टैंक के जो वाटर में रिफ्लेक्शन, वाटर की वेव्स में रिफ्लेक्शन होती है, क्या इसमें भी ये दो कवानीन ओबे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब बेटे यहाँ पर भी हम इस सरफेस के ऊपर जब नॉर्मल लाइन ड्रा करवाएंगे, ये मैंने डॉटेड लाइन से नॉर्मल जो है वो लाइन ड्रा कर दी। अब हमने देखा कि जिस एंगल पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे थे यानी कि आई, उसी एंगल पे वाटर के मॉलिक्यूल एंगल आर बनाकर रिफ्लेक्ट बैक भी हो गए हैं। यानी कि हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर एक बात जो यहाँ पर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सीखी थी कि आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बात वे हो गई। दूसरी बात क्या सीखी थी कि चेंज ऑफ मीडियम नहीं होना चाहिए, उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो हमने देखा था कि पानी के मॉलिक्यूल पानी से होकर आ रहे थे, इस हर्डल के से टकराने के बाद वो वापस किसी खास एंगल पे जिसको हमने आर का नाम दिया है उस पे पानी के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो अब बेटे इस सारे बात को जब हम समराइज करेंगे एक कंक्लूजन के तौर पर, मैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या कहूँगा कि व्हेन अ वेव मूव्स फ्रॉम वन मीडियम and fall on the surface such that it reflects back into the first medium, कि जब एक वेव एक मीडियम से आ रही थी और एक सरफेस से टकराने के बाद दूसरी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रही है, such that its angle of incidence will be equal to angle of reflection, इसका angle of incidence और angle of reflection जो है वो भी equal होगा। this is known as reflection। जी तो बेटे ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होगी। बेटे इसको आपने इसी तरीके से स्टेप्स में जो है अपनी कॉपी के ऊपर लिखना और याद करना भी है। अब बेटे यहाँ पर इस रिपल टैंक के तीसरे मजे तक हम पहुँच गए, यानी कि अब हमारे पास दो फिनोमेना बाकी हैं जिनको हमने पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन। वो हम देखेंगे एक रिपल टैंक में वाटर वेव्स के अंदर ये दो फिनोमेना किस तरीके से होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।